नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। आज हम जीएस का अगला पार्ट लेके आए हैं। जीएस में आपने आधुनिक भारत हिस्ट्री में आधुनिक भारत से शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया है। शायद पार्ट 3 जो हमारा छठा वीडियो था जीएस से रिलेटेड, उसी वहीं तक पुर्तगालियों तक था। आज हम जो पार्ट 7 लेके आए हैं ये डच से संबंधित है। डच भारत में किस प्रकार आए, कब तक रहे, क्या क्या उन्होंने काम किए और क्या उनका सामाजिक ताना बाना उन्होंने बुना। तो ज़रा देखते हैं डचों के बारे में। डच, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डच, जिनको हम वर्तमान में नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को उस वक्त डच कहा जाता था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में सुमात्रा पहुंचा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डचों की खासियत सबसे बड़ी ये थी कि ये अमूमन भारत पे ज़्यादा दिनों तक इन्होंने मतलब शासन करना, पहली बात तो शासन नहीं कर पाए इतना, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन ज़्यादा इनका फोकस अगर आप देखेंगे इतिहास उठा के तो उसमें इंडोनेशिया क्षेत्र है, और मतलब भारतीय क्षेत्र को छोड़ के भारत के पूर्वी भाग की तरफ अगर आप जाइए तो वहाँ पे ज़्यादा इन्होंने ध्यान देने की कोशिश की। हाँ, कुछ रहे भारत के अंदर भी, ऐसा नहीं कि भारत के अंदर रहे नहीं, लेकिन भारत के बाहर का फोकस इनका ज़्यादा था। चलिए देखते हैं। तो सुमात्रा ये इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है, वर्तमान में भी ये है सुमात्रा। अच्छा, तो फिर 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बनी थी, और इनको अधिकार दिए गए कि 21 वर्षों का एक व्यापक अधिकार इनको पूर्वी जगत के लिए मिला। पूर्वी जगत मतलब पूर्वी एशिया के लिए मिला कि ये जाइए, आप वहाँ जाइए पूर्वी जगत में, पूर्वी एशिया में, और एक मैं सरल सी भाषा में बोलूँ तो सीधा सा ये कहना था कि आप जाइए और जो मन हो वो करिए, जाके व्यापार करिए, क्षेत्रों पर अधिकार करिए, सब कुछ लूटिए, कुछ करिए। वही कर भी रहे थे वो लोग, सब कर रहे थे। पुर्तगाली भी वही कर रहे थे, डच भी वही कर रहे थे, आगे जो भी आएंगे वो भी यही करेंगे। कोई विकास करने नहीं आएगा इन क्षेत्रों का, केवल सब लूटने ही आए थे, और वही काम उन्होंने किया। चलिए आगे देखते हैं। फिर जब 1602 में कंपनी बनी, फिर आए ये यहाँ पे। फिर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की। फिर 1605 में ही अम्बायना पुर्तगालियों से जीत लिया। अम्बायना एक जगह है, उसको इन्होंने पुर्तगालियों से जीत लिया। फिर इन्होंने मसाला द्वीप, उस वक्त मसाला द्वीप इंडोनेशिया को बोला जाता था। अच्छा, मसाला द्वीप क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मसाले होते हैं अमूमन, वो बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में उनका उत्पादन भी होता था और पाए भी जाते थे। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनको मसालों की ज़रूरत बहुत थी, किनको? यूरोपियों को। क्यों? क्योंकि अपने मांस, जो ये उस जिस क्षेत्र में रहते थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे, तो वहाँ पे फसल उत्पादन तो बहुत मुश्किल था, होता ही नहीं था। तो ये करते क्या थे कि जो मतलब मांस खाते थे, तो मांस को ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता था। और आपने देखा भी है कि मसालों के मतलब जब भी मांस वगैरह कुछ बनता है तो उसमें मसाला ढेर सारा पड़ता है, इस वजह से। तो इनको स्कोप लगा कि यार मसालों में तो ज़्यादा स्कोप है, तो उन्होंने ध्यान मसालों पे ही दिया।
और इधर उधर कहीं ध्यान नहीं दिया। तो आगे देखते हैं। 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री और मुख्यालय बनाया। ये चंद्रगिरी के राजा से अनुमति ली और फिर पुलिकट में ही इन्होंने मुख्यालय और फैक्ट्री दोनों बनाए। ठीक। 1616 में सूरत में फैक्ट्री बनाई। 1619 में बैटेविया नगर, ये जकार्ता यानी इंडोनेशिया में एक बैटेविया नगर की स्थापना इन्होंने की। ये अपनी बस्तियां ही बना रहे थे और उसका नाम रख रहे थे, जैसे यही नाम बैटेविया ही नाम रखा। फिर 1627 ईस्वी में पीपली, बंगाल में एक जगह है जहाँ पे बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की, तो वो पिपली नामक जगह पे स्थापित की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। फिर 1641 में विमलीपट्टनम में भी फैक्ट्री स्थापित की। 1658 में काशिम बाजार, नागपट्टनम, बालासोर और पटना में भी फैक्ट्री स्थापित की। अच्छा, ये फैक्ट्रियाँ और फैक्ट्रियों के नाम और उनके सन, नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं और सन को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। मतलब मान लिया पूछ लिया उसने कि डचों की फैक्ट्री निम्न में से किस जगह पे थी, मतलब कौन सी थी, तो विमली फैक्ट्री जैसे है। और थोड़े अजीब से नाम वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नामों पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे नागपट्टनम मैंने है यहाँ पे मैंने बताया है, कहीं कहीं नेगापट्टनम भी है या पत्तनम भी है। अच्छा, ये पट्टनम और पट्टनम ये अमूमन तटीय जगहों के नाम ऐसे ही पड़ते थे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर 1664 में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल में व्यापार करने का हक औरंगजेब ने डचों को दे दिया कि आप जाइए व्यापार करिए और हमको 3.5% की वार्षिक चुंगी आप देंगे। ठीक। 1690 ईस्वी में जो मुख्यालय पहले पुलिकट में बनाया था, अब उसको पुलिकट से चेंज करके नागपट्टनम में कर दिया गया। फिर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इन्होंने मसालों पे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, मसालों से ज़्यादा थोड़ा सा अब इनका और ध्यान इधर उधर हुआ, तो इन्होंने कपड़ों के निर्यात पे ज़्यादा ध्यान दिया। भारतीय कपड़े, क्योंकि भारत में रेशमी कपड़े जो थे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो अब चूँकि जैसे सबसे पहला एक भारतीय उपमहाद्वीप में मसालों का भी व्यापार एक वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा था और डच जब आए थे तब भी अच्छा था, लेकिन कपड़ों का व्यापार भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो अब इन्होंने कपड़ों के व्यापार पे भी ध्यान देना शुरू किया। कासिम बाज़ार में एक रेशम का उद्योग इन्होंने लगवाया, जिसमें 3000 मज़दूर थे और उनको नगद वेतन देते थे। अच्छा, नगद वेतन देने की भी प्रणाली डचों ने ही शुरू की थी, उससे पहले नगद वेतन नहीं अमूमन दिया जाता था। फिर अब डचों की एक व्यापारिक व्यवस्था जो थी, जैसे व्यापार ये करते थे, तो जैसे एक कंपनी बनी, तो ये कंपनी डचों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक है तो व्यापारिक कंपनी है। तो ये जो व्यापारिक कंपनी थी इसकी व्यवस्था कैसी थी, सहकारिता टाइप की, सहकारिता कह सकते हैं, कार्टेल पद्धति पे आधारित थी। अच्छा, सहकारिता हो या कार्टेल हो, सहकारिता शब्द आपको इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अमूमन गांव में सोसाइटी होती हैं जहाँ पे खाद वगैरह मिलती है, तो उनको हम सहकारी समिति भी बोलते हैं, लेकिन गांव में अमूमन एक नाम ये सोसाइटी का भी बहुत तेज़ी से प्रचलित होता है। तो वो जो सोसाइटियाँ होती हैं वो सहकारिता पे ही डिपेंड होती हैं। मतलब सहकारिता में ये होता है कि एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी संस्था जिसमें कई सारे लोगों ने मिलके बनाई हो, और इनकी शुरुआत भी भारत में भी इसी वजह से, जैसे जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ सहकारी समितियाँ हैं जिनको हम सोसाइटीज़ बोलते हैं, उनकी भी शुरुआत इसी वजह से की थी। उनकी भी एक व्यवस्था यही थी कि इनसे किसानों को एक मतलब आसान कम ब्याज दरों पे लोन मिल सके और बीज मिल सके, खाद मिल सके, तो इस वजह से इनकी स्थापना की गई थी। और भी बहुत सारे मतलब थे कारण जिससे सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी, और देखा जाए तो ये बहुत अच्छी भी सहकारी समितियाँ जो बहुत अच्छी भी होती हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा जनता की जागरूकता के अभाव से बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। अच्छा, उस वक्त एक और सबसे अच्छी बात डचों में थी कि इन्होंने अपने व्यापार का लाभांश, मतलब जैसे सभी लोगों ने व्यापार, मतलब एक जब व्यापार शुरू किया तो सभी लोगों ने अपने पैसे लगाए, और पैसे लगाने के बाद में कुछ लाभ होता होगा, तो लाभ जो था वो डच जो थे वो सबसे ज़्यादा देते थे, रिटर्न करते थे। जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको 18% तक ब्याज दिया जाता था, बहुत अच्छा ब्याज दिया जाता था, मतलब लाभ दिया जाता था, जिससे उस व्यापार को और ग्रो किया जा सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाएंगे उसमें तो और अच्छी तरीके से बढ़ेगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण युद्ध जो हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है युद्ध, भले आप ऊपर वाला एक कुछ भूल भी सकते हैं, लेकिन ये युद्ध तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये युद्ध वेदरा का युद्ध हुआ था। ये हुगली के निकट हुआ था 1759 ईस्वी में, डच और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज इसमें जीत गए थे। यहीं से डचों का भारत में अस्तित्व समाप्त हो गया था और डच यहाँ से चले गए थे। अब गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भारत छोड़ के, मतलब इधर का पूरा एरिया छोड़ के अपने घर चले गए, मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड चले गए, लेकिन वो भारत का एरिया छोड़ के चले गए थे। फिर उन्होंने इंडोनेशिया है, और जो जैसे मैंने बताया ना कि मसाला द्वीपों पे ज़्यादा उधर अपना प्रभाव बढ़ाया और वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक रहे भी। तो ये डचों का है इतिहास। इतना ही है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत लार्ज स्केल पे इसको हम नहीं पढ़ेंगे, और है भी नहीं ज़्यादा, तो इतना ही है। बस आप ये युद्ध ध्यान रखिएगा, वेदरा का युद्ध। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये युद्ध मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो युद्ध आ रहे हैं, इनको आप एक अलग जगह नोट करिएगा। युद्ध सब एक ही जगह पे होने चाहिए, एक जगह पे होंगे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।